नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हिंदू हिंदी में। आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम क्या करते हैं। इसमें हम आज के दिन के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जो दो समाचार पत्र हैं यूपीएससी परीक्षा या अन्य जो पब्लिक सर्विस परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हैं, उन दोनों के इन दो अखबारों के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, इन दो अखबारों के जो भी प्रमुख संपादकीय होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। हम समझने का प्रयास करते हैं कि उन संपादकीयों में ऐसा क्या है जो हमारे लिए समझने लायक है, हमारे लिए काम आ सकता है। एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है कि इनसे किस तरह के सवाल आते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए कई चीजों को समझने की आवश्यकता है। पहली चीज तो यह है कि संपादकीय जो होते हैं अक्सर वो समाचारों पर ही, अक्सर क्या हमेशा ही वो समाचारों पर आधारित होते हैं। तो आपके करंट अफेयर्स की अच्छी खासी कवरेज संपादकीयों के माध्यम से होती है। दूसरा पॉइंट यह होता है कि आपको अगर मेंस में पूछा जाता है किसी चीज पर अपने विचार देने के लिए, तो उसके लिए आपको अपने विचारों की ठीक से व्याख्या करनी होती है, जिसमें आपको केवल तथ्य नहीं बताने होते। तो उसके लिए भी संपादकीयों में जो हम एनालिसिस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है, इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, इसके दूसरे तरीके क्या हो सकते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारा एनालिसिस जो हम अक्सर इस क्लास में करते हैं वो आप वहां पर लिख के सीधा सीधा आ सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि आपका जो स्टैटिक विषय है उसमें भी आपकी समझ को विकसित करने में संपादकीय बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। जैसे मान लीजिए मणिपुर पर जो चर्चा हुई और हमने उसमें देखा कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग पे जैसे हमने बात की, तो महिला आयोग पे आपको चैप्टर मिलेगा लक्ष्मीकांत पे। अभी 2-3 दिन पहले महिला आयोग के बारे में आपको मैंने बताया था, तो महिला आयोग पे आपको चैप्टर मिलेगा लक्ष्मीकांत पे। लेकिन महिला आयोग की भूमिका की आलोचना कि यार वो भूमिका वास्तव में क्यों ठीक से काम नहीं कर पा रही है, ये चीजें अक्सर करंट अफेयर्स से ड्राइव होती हैं और करंट अफेयर्स में संपादकीयों के जरिए हम इसको करने का प्रयास करते हैं। तो आपके स्टैटिक विषय की जो समझ है वो मजबूत होती है, वो सशक्त होती है अगर आप संपादकीयों को ठीक से पढ़ते हैं। तो आज 27 जुलाई है, आखिरी 4-5 दिन रह गए इस महीने के 170वां एपिसोड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरू करने के पहले आपको पता ही है इस चीज के बारे में हालांकि, लेकिन 22 तारीख से शाम 6 बजे हमारे P2I का जुलाई का दूसरा बैच शुरू हुआ है, जो कि इवनिंग बैच है। शाम 6 बजे से क्लासेस होती है। रोजाना 3-3.5 घंटे के आसपास की लाइव क्लास होती है और ये क्लास आपकी साल भर होंगी, जिसके जरिए आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। प्रीलिम्स तक, मतलब जनवरी तक आपकी प्री की और मेंस की कंबाइंड तैयारी होगी। जनवरी के बाद केवल प्री की तैयारी होगी, जिसका नाम है सक्सेस इन प्रीलिम्स। SIP प्रोग्राम इसी के अंदर है, अलग से कुछ नहीं लेना पड़ेगा आपको ताकि आपका प्रीलिम्स में चयन सुनिश्चित हो। माफ कीजिएगा। एक बार आपका प्री में सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। दिल्ली में बुला के आपको वहां पर रखा जाएगा। जो रेसिडेंशियल मेंस की तैयारी होती है वो वहां पर की जाएगी। उसके लिए आपसे कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी। पूरी तैयारी के दौरान आपको डेली MCQ, डेली सब्जेक्टिव क्वेश्चन, डेली आंसर राइटिंग, उसका इवैल्यूएशन, हमारी स्टडी IQ की किताबें, जो हैंड रिटन नोट जो टीचर पढ़ाएगा उसके साथ के साथ जो क्रक्स होता है, टीचर जो पढ़ाता है उसका क्रक्स जो है प्रिंटेड फॉर्म में, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। बेसिकली सारी टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। यानी कि अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो आपको और कुछ लेने की आवश्यकता नहीं बचती। इसीलिए इसको हम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बुलाते हैं कि ये P2I है, कंप्लीट पैकेज है, पहले स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक का। ठीक है, हिंदी में उपलब्ध है, बाइलिंगुअल उपलब्ध है, अंग्रेजी में उपलब्ध है। AJ लाइव कोड आप लगा सकते हैं, मेरे नाम पे आधारित है, अतुल जैन नाम पर, और 29,999 में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके पास सुविधा उपलब्ध है। 31 जुलाई लास्ट डेट है, 4-5 दिन रह गए हैं, लेकिन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। मैं जानता हूं हर बार ऐसा होता है कि आखिरी 2 दिन बड़े एडमिशन होते हैं। तो अगर आपके पास कोई, आप कहीं से वित्त अरेंज कर रहे हैं या कुछ और समस्या है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप लेने वाले हैं और आप सोच रहे हैं कि अभी क्यों लिया जाए, 4 दिन बाद ही लूंगा, 30 या 31 को, तो मैं सलाह यह दूंगा कि आप तुरंत ले लें, ताकि आप जो है अपनी क्लासेस जो है वो कम से कम मिस करें, वरना आपको उनकी रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो है रेगुलर टीचिंग इसमें स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। मेरे साथ अगर आपको संपर्क करना है, संपर्क साधना है, डाउट्स पूछने हैं, तो यह तरीका है। अतुल जैन UPSC गाइडेंस मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहां पे इस क्लास की प्रेजेंटेशन आएगी। Atul_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जहां पर आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, चीजें भेज सकते हैं। कृपया मेरे को रैंडम रील्स मत भेजो यार, कोई फायदा नहीं है उसका, मैं देखता नहीं हूं। atul.jain@studiiq.com मेरा ईमेल ID है, इस पर आप मुझसे मेल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं।
सवाल मैं एक बार दोबारा दोहरा दूं, ऑप्शनल के सेशन के बाद मेरे को बहुत सारे ईमेल्स आए ऑप्शनल की सलाह के लिए कि क्या ऑप्शनल लेना चाहिए। यार उसमें थोड़ी शॉर्टलिस्ट तो आपको बनानी पड़ेगी। आप ये बोलते हो सर मैं 12वीं क्लास में पढ़ता हूं या मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, मैं कौन सा ऑप्शनल लूं? यार ये मैं नहीं बता सकता ना, मैं आपको नहीं जानता उतना। तो आपको कम से कम ये तो बताना पड़ेगा। आइडियल तरीका क्या है, आप बताएं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप इस और इस ऑप्शनल में कंफ्यूज्ड हैं। अगर आप मुझे इतनी भी जानकारी दे देंगे तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। अगर आप मुझे बता देंगे कि सर मैं बिहार के इस जिले का रहने वाला हूं और बताइए मैं कौन सा ऑप्शनल लूं, तो यार मतलब मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं ऐसे मेल्स का उत्तर देने की मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या उत्तर दूं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं फिर यही कह रहा हूं भाई और जानकारी चाहिए मेरे को, तो कृपया थोड़ी और जानकारी दें, क्योंकि यार बिना डेटा के आपको रैंडम सलाह नहीं देनी ना, मेरे को काम की सलाह देनी है। तो कृपया आप जो ऑप्शनल वाले सेशन के आधार पर अगर आप मुझे मेल कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी और जानकारी दीजिए कि अगर आपने कुछ विषय पढ़ा, आपको अच्छा लगा, या फिर आप अपने ग्रेजुएशन के विषय को लेना चाहते हैं तो उसमें आप कॉलेज में कैसे थे, अच्छे थे, औसत थे, बेकार थे, कैसे थे, ये आप बताइए, तभी आपकी मैं सहायता कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के हमारी चर्चा को, आज के हमारे डिस्कशन को। अच्छा, शुरू करने के पहले यार एक बार मैं फिर से आपसे अपील करना चाहूंगा कि कोई भी सेशन जो फ्री में चलता है, कोई भी सेशन जो यूट्यूब पर फ्री में चलता है, उसमें आप लोगों का इससे एक सहयोग की अपेक्षा होती है, और वो सहयोग होता है प्रचार। यानी कि आपको अगर ये सेशन अच्छा लगता है, आप में से ज्यादातर लोग जो हैं, आपके नाम मेरे को याद हो गए हैं, आप लोग इतना आते हैं, रेगुलरली आते हैं, इस सेशन के व्यूज हमेशा रेगुलरली अच्छे रहते हैं, यानी कि ये सत्र जो है आप लोगों को पसंद है। तो अगर आपको पसंद है तो इसे केवल अपने तक मत रखिए, इसको बांटिए, इसको फैलाइए। यानी कि आप अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों, सहपाठियों को, यहां तक कि अपने परिवारजनों को, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, ऐसे काफी लोगों को जानता हूं अब, जिनसे मेरा ईमेल वगैरह के जरिए कम्युनिकेशन होता है, जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन वो जनरली सामान्य ज्ञान की दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम को देखते हैं। तो आप अपने माता पिता को, अपने सहयोगियों को, आप जो है जो यूपीएससी की तैयारी ना भी कर रहे हों, आप इस कार्यक्रम के बारे में बता सकते हैं। एडिक्टिव कार्यक्रम है, एक बार आ जाएंगे लोग देखते रहेंगे, लेकिन आपको ये आप सहयोग हमारा करें ताकि कार्यक्रम जो है और सफल और बड़ा कार्यक्रम बने, ये मैं आपसे आग्रह करूंगा। ठीक है, चलिए। तो यार ये सवाल जो है, जो पहला आर्टिकल है, वो एक ऐसे सवाल पर है जिस पर चर्चा जब मैं स्कूल में था तब से चल रही है, अब मैं मतलब पढ़ाता हूं अभी भी चल रही है। मुझे पता है मेरे मरने आने के बाद भी 50 साल बाद भी ये चर्चा चल ही रही होगी। तो अर्थशास्त्र जो है वो विषय, इस पर हमेशा से ही चर्चा कर रहा है। 200 साल पहले से इस पर चर्चा कम से कम चल रही है, बड़ी किताबें लिखी गई हैं। वो ये है कि यार आर्थिक विकास को कैसे नापा जाए, आर्थिक विकास जो है उसको नापने का सही पैमाना क्या है। ये ऐसी चर्चा है जो मेरे से 100 साल पहले से चल रही है, मेरे 100 साल बाद भी चलती रहेगी, क्योंकि इन सवालों का कोई निश्चित उत्तर नहीं होता। ये बात सही है, इन सवालों का कोई फिक्स्ड आंसर तो होता नहीं है। अब जैसे यहां पे ये आर्टिकल शुरू जो करता है, ये कहता है कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है, भारत का जैसे आर्थिक विकास हो रहा है, उसको लेके आपको बड़े विरोधाभासी नैरेटिव मिलेंगे। कुछ लोग हैं जो भारत को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि यार भारत का देखो, आप विकास दर देखो, हमारी विकास दर कितनी ऊंची है, दुनिया में हर जगह विकास कम हो रहा है, भारत की विकास दर देखो कितनी ऊंची है। और अब से नहीं है, पिछले 20 साल से निरंतर ऊंची रही है, एक आध अपवाद को छोड़ के निरंतर पिछले 20 साल से भारत की विकास दर 22 साल से ऊंची रही है। आप ये मान सकते हो 1999 के बाद से भारत की विकास दर ऊंची ही रहने की एक परंपरा बन गई है। ठीक है, तो ये एक बात है। तो ये क्या बताता है, बड़ी पॉजिटिव बात बताता है कि यार हमारी इकोनॉमी जो है बड़ी शानदार स्थिति में है। लेकिन दूसरी ओर, और ये आपको मैं ही पढ़ाता हूं कई बार कि भाई देखो विकास दर बहुत बढ़िया चल रही है, भारत, इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट, कि भारत जो है बहुत शानदार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर मैं ही आपको यह भी पढ़ाता हूं अलग अलग सेशंस में कि भारत में घरेलू मांग में कमी आ रही है। अभी कल परसों ही बताया था कि आयात का डेटा हमको क्या बताता है, घरेलू मांग आपके नीचे चली गई। मुद्रास्फीति, महंगाई के मुद्दे पर हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं। असमानता बताने की आवश्यकता नहीं है। टॉप 1% लोगों के पास जितना पैसा है, जो एक थॉमस पिकेटी नाम के एक अर्थशास्त्री थे, तो उन्होंने थॉमस पिकेटी, आप नाम लिख सकते हो, थॉमस पिकेटी, मैं स्पेलिंग यार मैं कंफ्यूज हूं थोड़ा सा, लेकिन PIKETTY, थॉमस पिकेटी नाम के एक अर्थशास्त्री थे। उनका तो वो आर्थिक समानता असमानता को नापने का पैमाना ही ये है कि टॉप 1% के पास जितनी संपत्ति है और नीचे के 50% के पास जितनी संपत्ति है, वो उसको कंपेयर करके बताते हैं कि अर्थव्यवस्था में इक्वालिटी कितनी है।
तो उसमें भारत का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, हमको पता है। हमारे यहां नीचे के 50% के पास पैसे नहीं है, ऊपर के 1% के पास तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है ये बताती हैं कि भारत की जो आर्थिक विकास है उसमें कमियां भी हैं। तो पॉइंट ये है, अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछे कि भारत की आर्थिक स्थिति कैसी है, तो क्या आप इसका कंक्लूसिव जवाब दे सकते हो? मैं आपको एक मतलब अध्यापक होने के नाते, अर्थशास्त्री तो मैं अपने आप को नहीं कह सकता, लेकिन एक अध्यापक होने के नाते जो समाजशास्त्र पढ़ाता है और अर्थशास्त्र पढ़ाता है, मैं आपको यह जरूर कह सकता हूं कि यार इसका उत्तर देना असंभव है। इसका उत्तर देना वैसा ही हो गया जैसा मैं आपसे पूछूं कि यार क्या वो व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है। अगर मैं आपसे किसी व्यक्ति के बारे में पूछूं कि क्या वो अच्छा व्यक्ति है, तो यार क्या आप मुझे एक निश्चित उत्तर दे सकते हो सकता है आप उस व्यक्ति से उस दिन मिले हो जिस दिन वो बहुत अच्छे मूड में है, या फिर आप उसके साथ पढ़ते हो, आपको पता है हाँ यार टॉपर है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा है। लेकिन क्या पढ़ाई लिखाई में अच्छा हर आदमी जीवन में अच्छा होता है? कोई गारंटी नहीं है इस बात की। या फिर जो व्यक्ति जो है, मान लीजिए क्या व्यक्ति सब हो सकता है अपने परिवार के साथ अच्छा हो, बाहर के लोगों के साथ बहुत बुरा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक कहानी है, वो कहानी है एक नेत्रहीन लोगों की हाथी के साथ, है ना। ये मैंने इकोनॉमिक्स जब शुरू की थी तो आपको मैंने पढ़ाया था ये आप लोगों ने अगर वो लेक्चर देखा है तो, कि यार अर्थशास्त्र में अब जैसे कोई भी अर्थव्यवस्था कैसा प्रदर्शन कर रही है, ये वैसा ही है जैसे आप 4 नेत्रहीन लोगों को खड़ा कर दो और उनसे कहो कि वो टच करके, क्योंकि भाई नेत्रहीन व्यक्ति देख तो सकता नहीं, तो वो छू कर महसूस करके एक हाथी को डिस्क्राइब करे कि हाथी कैसा है। तो जिस व्यक्ति के हाथ में हाथी का पैर आया वो क्या बोलेगा? हाथी एक खंबे जैसा है। जिस व्यक्ति के हाथ में हाथी की सूंड आ गई वो बोलेगा हाथी जो है एक पाइप जैसा है, एक ऐसे मुड़ सकने वाले पाइप जैसा है। जिसके हाथ में हाथी की पूंछ आ गई वो क्या बोलेगा कि यार हाथी जो है एक झाड़ू जैसा है। वहीं जिसके हाथ में हाथी का कान आ गया वो क्या बोलेगा? हाथी एक पत्ते जैसा है। समझ रहे हो आप? तो क्या इनमें से कोई गलत है? कोई गलत नहीं है। क्या ये सही है? ये सही भी नहीं है। तो क्या है, चारों क्या कर रहे हैं? एक बहुत बड़ी व्यवस्था के किसी एक फीचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। बात सही है कि नहीं है? वही यहां पर हम भी करते हैं। अगर आप केवल विकास दर देखोगे तो आप कहोगे बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर आप बंटवारा देखोगे संपत्ति का तो आप कहोगे खराब चल रहा है। तो आप इस बात को समझें कि अर्थव्यवस्था को मापने के अलग अलग बिंदु होते हैं, अलग अलग आपके पास पैमाने होते हैं, और वो पैमाने जो हैं वो आपको अलग अलग परिणाम जो है प्रदान करते हैं। ये एक सिंपल सी बात है जो समझने की आवश्यकता है। तो इसको मापने का सही तरीका क्या कोई है, और अगर है तो क्या हम उस सही तरीकों को अपना सकते हैं? एक शब्द में उत्तर है कोई सही तरीका नहीं है, हर तरीका सीमित है। लेकिन तब भी हम अलग अलग तरीकों से नापते हैं ताकि हमको हर पर्सपेक्टिव से, हर परिप्रेक्ष्य से जानकारी मिल जाए कि अर्थव्यवस्था कैसा कर रही है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब जैसे इसमें अमर्त्य सेन और एंगस डीटन, ये दो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। अमर्त्य सेन भारतीय हैं, एंगस डीटन जो है वो ब्रिटिश हैं। ये दो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। इनके अनुसार क्या है, ये कहते हैं कि यार आय जो है वो सही मापन नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। कहते हैं कि यार खाली आय के आधार पे आप नहीं नाप सकते कि कोई अर्थव्यवस्था जो है वो बढ़िया काम कर रही है या नहीं कर रही। ये आप माफ कीजिएगा, मौसम का प्रभाव जो है आवाज और गले पर निरंतर ऐसा पड़ जाता है कि, और हमारा एक काम यह भी है ना कि ऐसे में डॉक्टर बोलते हैं कि गले को आराम दीजिए। अब समस्या क्या होती है, जिस तरह के व्यवसाय में मैं हूं, जो काम मैं करता हूं, उसमें गले को आराम नहीं दिया जा सकता। चलिए मैं थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश करता हूं। तो अब क्या है, अमर्त्य सेन और एंगस डीटन कहते हैं कि आय मापन नहीं है, आय एक सही मापक नहीं है। आय से आप कुछ ज्यादा बता नहीं सकते, देश की आय से आप कुछ ज्यादा बता नहीं सकते कि यार मतलब कि आपकी अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, ये आप बता नहीं सकते। अब इसमें एक पोल की बात करता है ये, वो है गैलप वर्ल्ड पोल। एक सर्वे किया गया और उस सर्वे में इस चीज को नापने की कोशिश की गई, इस चीज के बारे में जानकारी पाने की कोशिश की गई कि लोग जो हैं, लोग कितने संतुष्ट हैं। आइडिया यह है कि लोग अपने जीवन से, या फिर जैसे आप ये मान लीजिए, इसका पर्पस जो होता है गैलप वर्ल्ड पोल का, वो ये है कि लोगों से पूछा गया कि आप अभी जहां पर हो, आपका जीवन अभी जैसा है, आप उसे 10 में से कैसा रेट करोगे? या फिर आप जो है मतलब आगे आपको फ्यूचर कैसा लगता है, कि आपका फ्यूचर बेहतर होगा या आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा?
मतलब जीवन के प्रति आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपको कैसा लगता है। तो गैलप वर्ल्ड पोल यह कहता है कि यार आय और संतुष्टि में कोई सीधा संबंध नहीं है, कि ऐसा नहीं हुआ कि जिनकी आय बढ़ती गई वो संतुष्ट होते गए। गैलप वर्ल्ड पोल ही यह कहता है कि हां निश्चित तौर पे एक कट ऑफ आय जरूरी है, यानी कि निश्चित तौर पे उतनी आय आवश्यक है जिससे आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, आपकी जरूरतें पूरी हो जाएं, आपको बेसिक पैसे की कमी ना रहे। उसके बाद अब जो है मतलब आप और जो अतिरिक्त पैसा कमा रहे हो उससे आपको आपकी संतुष्टि जीवन में बढ़ती है या नहीं ये सुनिश्चित नहीं होता, ये तय नहीं है। ठीक है, तो एक और इनफैक्ट गैलप वर्ल्ड पोल यह भी कहता है कि एक सीमा के बाद अगर आपकी आय बढ़ती है तो वास्तविकता में लोगों की संतुष्टि घटी है, लोगों का जो जीवन में संतोष था वो कम हुआ है। अब ये वो देखिए इस तरह के पोल्स क्या होते हैं, ये केवल एम्पिरिकल डेटा देते हैं कि भाई ये हमारा सर्वे का रिजल्ट है, इसका एनालिसिस आप कर लो कि ये कैसे हुआ। ठीक है, अब जैसे जो चित्र मैंने यहां लगाया है ये भारत का क्षेत्रवार डेटा बताता है। मेरे को इंटरेस्ट आया तो मैं इस रिपोर्ट पे गया कि यार क्या लिखा है, तो ये भारत में क्षेत्रवार बताता है कि 10 में से 5 से ऊपर रेटिंग, अगर आप 1 से 10 में रेटिंग करो और आप बताओ कि आपकी वर्तमान स्थिति क्या, आप अपने आप को कहां रेट करते हो, तो जिन लोगों ने अपने आप को 5 से ऊपर रेट किया है कि हम 5 से ऊपर हैं, 55% लोगों ने साउथ में किया है, 29% लोगों ने ईस्ट में, 37% लोगों ने वेस्ट में, केंद्रीय भारत में 34 में और उत्तर भारत में 40% लोगों ने अपने आप को रेट किया है कि हम 5 वाले रैंक से हम मध्यम से बेहतर हैं, हम अपने जीवन से ठीक ठाक संतुष्ट अपने आप को मान सकते हैं। यहां पर एक चीज ये बताते हैं कि आपकी सरकार पर विश्वास कितना है, यह भी एक बड़ा फैक्टर है कि भाई आप अपनी सरकार पे कितना भरोसा करते हो, सरकार आपकी सुनती है कि नहीं, आपकी मांगों को पूरा करती है कि नहीं, आपको गंभीरता से लेती है कि नहीं, यह भी एक बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा भारत के आंकड़े क्या बताते हैं कि 55 साल से ज्यादा के जो लोग हैं उनमें से केवल 9% लोग जो हैं वो अपने जीवन से संतुष्ट हैं, जबकि 25 से 45 साल के 43% लोग हैं। यानी कि आयु बढ़ने के साथ साथ जो संतुष्टि की एक भावना है वो कम होती है। सरप्राइजिंगली मैं ऐसा मान के चलता हूं, आप लॉजिकली हम सोचते हैं ना कि यार जो लोग सीनियर होते हैं, जो लोग थोड़े बुजुर्ग होते हैं, ज्यादा मैच्योर होते हैं, उनमें संतुष्टि ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं पाया गया। पाया यह गया कि जो युवा है, युवा अपने जीवन से ज्यादा संतुष्ट है 25 से 45 साल के जीव के बीच में, और जो 55 साल से ऊपर के लोग हैं वो ज्यादा नाराज हैं किसी कारण से। ठीक है, महिलाओं के जीवन में संतुष्टि कम है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम संतुष्ट पाई गई, अपने जीवन को लेकर वो कम आशाप्रद पाई गई। और केवल महिलाएं नहीं, ये पैटर्न है बहुत क्लियरली, अल्पसंख्यकों में बहुत ज्यादा फर्क पाया गया। हिंदुओं की तुलना में जो मुस्लिम और दूसरे अल्पसंख्यक हैं वे बेहद कम संतुष्ट पाए गए। ठीक है, ये निश्चित है कि मतलब आप देखेंगे हिंदुओं में ये परसेंटेज 80-82% तक गया, मुसलमानों में ये 7% 5% तक गया। ठीक है, पिछड़ी जातियों में भी ये घटा है, यानी कि पहले जितने संतुष्ट लोग होते थे वो उससे निश्चित तौर पे नीचे गया। अच्छा, सरकार पे विश्वास की जो मैं बात कर रहा था वो स्पष्ट तौर पे धार्मिक आधार पे बटा हुआ है। ये एकदम क्लियर हो गया कि अल्पसंख्यकों में से सरकार पे विश्वास जो है वो मात्र कुछ 2.5-3% लोगों को है, वहीं अगर आप बहुसंख्यक समाज देखेंगे तो उसमें से सरकार पे विश्वास जो है वो 70% से ज्यादा लोगों को है। तो निश्चित तौर पे सरकार पर जो विश्वास है उसका भी धार्मिक बंटवारा अब भारत में हो चुका है। एक धर्म के लोग सरकार पे विश्वास करते हैं, दूसरे धर्म के लोग सरकार पे विश्वास नहीं करते। यह बंटवारा भारत में अब क्लियर तौर पे आपको दिखाई पड़ने लगा है। ठीक है, अब यह क्लियर है, यह आपको पता ही है, बहुसंख्यकों का अत्यधिक है, अल्पसंख्यकों का बहुत कम। तो आइडिया फिर वही है कि यार आर्थिक विकास जो है उसमें संतुष्टि, कि आप अपने जीवन से कितना संतुष्ट हो, आप इसको नापकर भी आर्थिक विकास का मापन कर सकते हो। हम निश्चित तौर पे ये नहीं कह सकते, बिल्कुल इनफैक्ट हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि ये मापन भी कंप्लीट नहीं है, ये मापन भी एक कोई परफेक्ट मापन नहीं है, लेकिन बहुत सारे तरह के मापन होने जरूरी है। किसी एक तरीके से हमको एकदम निश्चित तौर पे नहीं नापना चाहिए। देखिए, आय इत्यादि को नापने का सबसे सरल तरीका होता है, ये थोड़ा जटिल तरीका है, इसमें सब्जेक्टिविटी भी है कि आप अपने सवाल किस तरह से बनाते हैं, लेकिन यह भी एक मापन का तरीका है जिसको हमें दिमाग में रखना चाहिए। कहीं अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, आप गैलप वर्ल्ड सर्वे का आप इसको उद्धृत कर सकते हो, इसको आप कोट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यार क्या चल रहा है मतलब भारत में, मैं कई बार अब आजकल देखता हूं और यकीन नहीं होता कि यार ये चल क्या रहा है हमारे देश में।
तो ये वही वैसा ही एक इंसिडेंट हो रहा है कि, और मतलब अब ऐसा हो गया है कि हम सबको पहले से पता होता है कि यही होने वाला है, हम सबको अंदाजा होता है कि यही सब होने वाला है। तो संसद में चल रहा है मॉनसून सत्र, ठीक है। अब मॉनसून सत्र में एक भी दिन काम नहीं हो पाया है। उसका कारण क्या है? विपक्ष ये कह रहा है कि मणिपुर पे चर्चा चाहिए, ठीक है। सरकार ने कहा चर्चा कर लेंगे। विपक्ष कह रहा है प्रधानमंत्री को आके बोलना चाहिए। सरकार कह रही है प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, गृह मंत्री बोलेंगे। विपक्ष कह रहा है नहीं, अगर प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे तो हम संसद में चर्चा नहीं होने। अब यार इसमें किसकी गलती है? ये क्या प्रॉब्लम है? इसमें चल क्या रहा है? देखो, मतलब ये एक सबसे पहले क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आपके लोकतंत्र में बेसिकली सहयोग कितना कम है। आपके लोकतंत्र में सहयोग इतना घट गया है कि आप चर्चा के तरीके को लेके भी एक मत नहीं हो पा रहे हो। चलो, चर्चा में सवाल जवाब क्या है, एक्शन क्या लिया जाना चाहिए, कायदे में अपेक्षा यह होती है कि जब इस तरह के मुद्दे हो, जब इस तरह के एक राज्य में दंगे फसाद हो रहे हो, वहां पे अराजकता फैली हो, तो सारी पार्टियां एकजुट हो, क्योंकि यार वो एक सुदूरवर्ती राज्य है, छोटा राज्य है, ठीक है, देश की सीमा है उस राज्य पे। उस राज्य को भी तो संदेश जाना चाहिए कि भाई हमारी संसद के अंदर हमारी परवाह की जा रही है, हमारे बारे में बात की जा रही है। लेकिन चल क्या रहा है? प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, नहीं प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे तो हम चर्चा ही नहीं होने देंगे। यार मतलब ये चल क्या रहा है? आप इस मामले पर भी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। पार्टी, मतलब यहां तक कि जो महिलाओं के साथ जो वहां पे घटना हुई, जो वीडियो सामने आया था, जिसके बारे में आपको मैंने पढ़ाया भी था एक दिन, इनफैक्ट पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने आधी क्लास उस एक टॉपिक पर ही ली थी। तो यार उस मुद्दे पर भी मुझे अभी भी याद है, जब दिल्ली में 16 दिसंबर का गैंगरेप वाला मामला हुआ था, बहुत जो चर्चित था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत चर्चित था। तो उसके अगले दिन संसद के अंदर उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों की महिला सांसदों ने साथ मिलकर यह मुद्दा उठाया था। तो उस समय इस मामले पर एकजुटता थी कि यार यह गलत हुआ है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, जो भी करना है करेंगे। कांग्रेस पार्टी की भी जो महिला सांसदें थी, उन्होंने भी इस पे विपक्ष का साथ दिया कि नहीं ये सही बात है, इस पे कार्रवाई होने की आवश्यकता है। तो ये एक, उससे क्या होता है, जब देश की संसद में इस तरह की एकजुटता दिखती है बड़े मुद्दों को लेके, तो उससे देश की जनता को विश्वास आता है कि यार संसद जो है ना, वो केवल राजनीति करने के लिए नहीं बनी। मतलब संसद में राजनीति होती है, लेकिन यार मतलब इस चीज पे तो मत करो। तो देश की जनता को भरोसा आता है कि अगर हमें कोई तकलीफ है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो देश की संसद जो है वो मीनिंगफुल डिस्कशन कर सकती है, वो वास्तविकता में कदम उठा सकती है। अच्छा क्या होता अगर संसद में सभी दल सर्वसम्मति के साथ प्रस्ताव पारित करते? मणिपुर में क्या सुझाव दिखाए जाने चाहिए? मतलब मैं तो यहां तक सोच रहा था कि यार, लेकिन अब वही है कि मैं उस समय की राजनीति मैंने देखी है जब ऐसी चीजें होती थी कि एक सर्वदलीय, एक गठबंधन, एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बनाया जाना चाहिए था और उसको मणिपुर भेजा जाए, जिसमें बीजेपी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, सारी पार्टियों के लोग हों, और वो जाके आके अपनी रिपोर्ट संसद को दे। इस तरह की चीजों से क्या होता है? विश्वास बढ़ता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सत्ता पक्ष का, सरकार का एकदम क्लियर है कि भैया प्रधानमंत्री को इस मामले से बचाने की कोशिश की जा रही है, एकदम क्लियर है। मतलब ये अपने आप में बड़ी हैरानी की बात है कि सत्र शुरू होने के पहले लिटरली संसद की बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर प्रधानमंत्री इस मामले में बात कर सकते हैं, लेकिन अंदर बात करने को तैयार नहीं है, जबकि ये उनका ड्यूटी है, उनका ये कर्तव्य है। इसमें कोई, मेरे ख्याल से विपक्ष की मांग गलत नहीं है, उनका ये कर्तव्य है कि अगर ऐसा कोई मामला हुआ है तो वो आके संसद में बोले, ठीक है। वो संसद की बिल्डिंग के ही बाहर खड़े होकर वो प्रेस मीडिया से बात करते हुए ये सब बोल सकते हैं, लेकिन संसद के अंदर नहीं बोलना चाहते, ठीक है। ये तो हुआ प्रधानमंत्री जी का। विपक्ष का भी क्या है यार? विपक्ष भी इस प्रकार से एक अड़ गया है कि भाई हम जो हैं, हम तो प्रधानमंत्री से कम किसी को स्वीकार ही नहीं करेंगे। यार आप चर्चा में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, अगर वो चर्चा हो रही है, आप भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो कि यार अगर सरकार, हालांकि विपक्ष को कॉम्प्रोमाइज इसमें करने का बनता नहीं है, लेकिन चलिए अगर वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री बात करेंगे, गृह मंत्री जवाब देंगे, तो आप उनसे बात कीजिए। आप कम से कम सदन में चर्चा तो होने दीजिए, सदन में आप शुरू तो कीजिए, सदन में ये चीज तो सिद्ध कीजिए कि देखो प्रधानमंत्री जवाब नहीं देना चाहते इन सवालों का, लेकिन आप चर्चा ही नहीं होने दे रहे। तो बेसिकली है क्या कि यार इतनी गंभीर घटना पर भी सांसद, यहां तक कि महिला सांसद भी एकजुट नहीं हुए। कल मैंने बेहद शर्मनाक एक वीडियो देखा स्मृति ईरानी जी का, जो भारत की महिला विकास मंत्री हैं, बहुत ही, जबकि यार ऐसे मामलों पे कम से कम जो महिला सांसद होती हैं, महिला विकास मंत्री जो होती हैं,
उनको कम से कम एक संवेदनशील रवैया दिखाना चाहिए। पर वो क्या कह रही थी कि राजस्थान पे चर्चा क्यों नहीं करते यार आप, मतलब अब मैं क्या बोलूं इस चीज पर। तो इससे क्या दिखता है, एक तो सहयोग खत्म हो गया है और दूसरा संसद की महत्ता घट गई है। न सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी बल्कि विपक्ष, दोनों के दोनों संसद में चर्चा कराए जाने को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं है। देखिए, अगर विपक्ष को भी लगता कि यार इस चर्चा से कुछ होने वाला है, इस चर्चा का कुछ मतलब है, तो विपक्ष कैसे ना कैसे चर्चा कराने को मानता। विपक्ष भी इसको रोकने में ज्यादा इंटरेस्टेड लगता है कि इसको रोका जाए। अब प्रधानमंत्री जी से बुलवाने के लिए विपक्ष एक अविश्वास प्रस्ताव लाया है, जो कि सांकेतिक है ऑब्वियसली, क्योंकि लोकसभा में सरकार का बहुमत है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो उसका जवाब आमतौर पर प्रधानमंत्री को देना पड़ता है। तो उसका जवाब प्रधानमंत्री देंगे और उसका जवाब देते हुए फिर उनसे इस पर सवाल किए जा सकते हैं मणिपुर के मुद्दे पर। अब मुद्दा फिर से वही है कि यार हमारे देश की संसद जो है उसका अब निश्चित तौर पर महत्ता जो है उतनी नहीं रह गई। संसद पूरे देश की प्रतिनिधि होती है, माइक्रोकॉज्म होती है, पूरे देश का एक छोटा स्वरूप होता है। तो उसका काम यह था कि वो मणिपुर के लोगों के साथ अपनी सुदृढ़ता जताए, मणिपुर के लोगों को यह आश्वासन दे कि भारत की संसद जो है उनके साथ खड़ी है, भारत के सभी लॉ मेकर्स जो हैं, जो कानून बनाते हैं लोग, वो इस सदन के अंदर जो बैठे हैं वो उनके साथ खड़े हैं और साथ मिलकर वो इस समस्या को सुलझाएंगे। लेकिन ये संदेश देने में भारत की संसद एक बार फिर विफल रही है और ये अब एक फिर से राजनीति का एक पूरा प्रक्रिया बन गई है कि सरकार नहीं मानेगी, फिर ये लोग सवाल करते रहेंगे, ये सब चलता रहेगा और ये सत्र भी जो है इस तरह से ही खत्म हो जाएगा। तो अगर आप में से किसी को थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि मणिपुर वाले मुद्दे पर संसद की ओर से कोई सॉलिडेरिटी आएगी, सभी दलों का सहयोग मिलेगा, तो आप अब ये आज मैं मतलब इस पूरे इवेंट के बाद मेरे दिमाग में ये पूरी तरह से स्थापित हो गया है कि वो भारतीय राजनीति का वो समय अब चला गया है जब बहुत सारी पार्टियां जो हैं आपस में सहयोग करके भी राष्ट्रीय मुद्दों पर एकजुट हो जाती थी। वो समय अब चल चुका है। इसमें मुझे अब कोई शक नहीं रह गया कि अगर मणिपुर जैसे मुद्दे पर भी आप एकजुट होकर एक बहस तक नहीं कर पा रहे, तो फिर अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें संसद, मणिपुर के लोग इसको देख रहे होंगे, ये जो चल रहा है, आप देखिए यहां पे चित्र में मैंने दिखा रखा है कि वो बार बार रद्द किया जा रहा है। मणिपुर के लोग इसको अगर देख रहे होंगे तो उनको यही फीलिंग आ रही होगी कि यार इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे ऊपर जो बीत रही है, जो गुजर रहा है, हमारे साथ जो हो रहा है, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दिल्ली में बैठे हैं, ये हमसे अलग हैं, इनकी दुनिया एकदम अलग है। तो भारत की संसद ने बेसिकली मणिपुर को यही संदेश दे दिया है, जो कि एक गलत संदेश है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, एक आज आर्थिक न्यूज है कई सारी। संभव ऐसा नहीं है कि मैं अर्थशास्त्र पढ़ाता हूं तो इसलिए आर्थिक न्यूज ज्यादा पढ़ाता हूं, कई बार अलग अलग चीजों पर ज्यादा खबरें आती हैं। तो आज जो है आर्थिक खबरें ज्यादा आई हैं। तो एक हालांकि प्रताप भानु मेहता का आर्टिकल है जो इजराइल पे है, मैं बताऊंगा आपको आज। तो खैर क्या हुआ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में रिपोर्ट आई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? आईएमएफ जारी करता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इसकी रिपोर्ट होती है। और आईएमएफ ने क्या कहा है अपनी इस बार की रिपोर्ट में, उसने दुनिया का जो ग्रोथ प्रिडिक्शन है, क्योंकि हम सबको पता है कि दुनिया में बहुत तरह के आर्थिक प्रॉब्लम चल रहे हैं, दुनिया एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही थी, ये भी हम जानते हैं कि भाई एक तो कोविड का जो प्रॉब्लम था वो चला बहुत दिन तक, हम सबको पता है, जिसके कारण दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं ने गिरावट दर्ज की। उसके बाद रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया और रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद जो है अब आप देखेंगे सप्लाई साइड पे प्रॉब्लम हो गई। रूस ने अपना ब्लैक सी इनिशिएटिव जो है, आपको मैंने पढ़ाया था 2-3 दिन पहले, उसके पत्तन पे हमला कर दिया, बंदरगाह पे हमला कर दिया, यानी कि वो तोड़ दिया। भारत ने चावल के निर्यात को रोक दिया, तो दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा का संकट भी आ गया। तो एक संकट से दूसरे संकट तक दुनिया हॉप करती हुई जा रही है कि एक संकट से दूसरे संकट, दूसरे संकट से तीसरे संकट पर। तो एक संकट की चेन बन गई है, एक संकटों की श्रृंखला बन गई है जिस पे दुनिया निरंतर चल रही है। ठीक है, तो लेकिन तब भी आईएमएफ की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इस बार आया है वो क्या कहता है कि दुनिया जो है अपने संकट का जो सबसे खराब समय था उससे बाहर आ गई है। तो आईएमएफ की रिपोर्ट ये कहती है कि हाँ संकट है, हम ये नहीं कह रहे कि दुनिया बहुत अच्छी चल रही है या कोई आर्थिक परिदृश्य बहुत ही उत्साहजनक है, बहुत शानदार है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे। लेकिन जो सबसे खराब टाइम था, जो सबसे बड़ा संकट था, उससे हम बाहर निकल आए हैं, उससे अब हम बच गए हैं। ठीक है, जैसे वो बताते हैं कि भाई अमेरिका और स्विट्जरलैंड में बैंकिंग का संकट आया था, आपको मैंने पढ़ाया भी था ये।
तो ये जो अमेरिका और स्विट्जरलैंड का बैंकिंग संकट था, ये रिजॉल्व हो गया है, ये समाप्त हो गया है। तो उस संकट से हम बाहर आ गए। इसके अलावा 2023 में अपनी जो ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है कि कितनी वृद्धि, कितना आर्थिक वृद्धि हमको देखने को मिलेगा, तो पहले जो इकोनॉमिक आउटलुक था उसमें ये नंबर 2.8% कहा गया था, उसको बढ़ा के आईएमएफ ने अब 3% कर दिया है कि वैश्विक स्तर पे पूरी दुनिया की अगर आप एक अर्थव्यवस्था माने तो उसकी वृद्धि दर जो है वो 3% तक पहुंचने के आसार हैं, लगभग 3% तक ये पहुंचेगा। लेकिन आईएमएफ ये कहता है कि इसको देख के ज्यादा खुश मत होइए, ऐसा मत सोचिए कि संकट का समापन हो गया है, संकट अभी भी है, अभी भी हम एक खराब मौसम वाले क्षेत्र में ही उड़ रहे हैं, तो आपका विमान जो है ऊपर नीचे हो सकता है, चुनौतियां अभी भी समाप्त नहीं हुई हैं। और अभी भी आईएमएफ के जो क्या होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, उन्होंने ये कहा है कि संतुलन जो है दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का वो अभी भी नीचे जाने की ओर ही है, यानी कि खतरे जो हैं वो अभी भी बहुत डेडली हैं, बड़े बड़े खतरे दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पे बने हुए हैं। उससे एक लिफ्ट बनाता है द हिंदू आपके लिए। हिंदू कहता है देखो, पहली चीज, अमेरिका और चीन दोनों की वृद्धि बहुत धीमी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका की ग्रोथ रेट कम हो गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोविड के समय में अमेरिका ने जिस तरह से अतिरिक्त खर्चा किया, उसके बाद मुद्रास्फीति से निपटने के लिए वहां पे जिस तरह की फिस्कल टाइटनिंग हुई, बहुत बार पढ़ाया है आपको मैंने कि अमेरिका ने अपना जो है, उनका जो फेड है, जैसे उनका आरबीआई जो होता है उसको फेड बोलते हैं, फेडरल बैंक, तो उसने किस तरह से अपने पैसे की सप्लाई को पीछे खींचा है, कम किया है, ताकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर पाए, है ना। ये हुआ है अमेरिका में, उसके कारण उनकी वृद्धि दर नीचे गई है। चीन यार कोविड के बाद कुछ दिनों के लिए बहुत तेजी से बढ़ा था, उसके बाद अब दुनिया जो है वो चीन के ढूंढ रही है विकल्प। ये आपको पहले ही पढ़ाया था मैंने, मैंने वीडियो भी किया था सप्लाई चेन पे, अगर आपने नहीं देखा तो अभी 2-4 दिन पहले ही मेरा एक वीडियो आया है, सप्लाई चेन क्या होती है। वहां पर भी आपको मैंने चीन +1 का कॉन्सेप्ट समझाया है कि चीन का अब दुनिया ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है, तो चीन की जो वृद्धि दर है वो नीचे आ गई है, और अब इस बात की अपेक्षा है कि चीन की वृद्धि दर बहुत तेज अब नहीं होगी, क्योंकि दुनिया को अब चीन के ऑल्टरनेटिव चाहिए, दुनिया को अब चीन का विकल्प चाहिए। तो चीन जिस गति से पहले ग्रो कर रहा था वैसे ग्रो करेगा, इसकी संभावना कम है। ठीक है, तो दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, एक अमेरिका है और एक चीन है। इन दोनों की वृद्धि दर जो है कम हो गई है, इन दोनों की वृद्धि दर निश्चित तौर पे घट गई है। ठीक है, इसके अलावा यूरोप जो है, एक अन्य बहुत बड़ा बाजार, बहुत बड़ा क्षेत्र जो है यूरोप है, वो अभी भी यूक्रेन के युद्ध से जूझ रहा है, वहां पे ईंधन के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। ठीक है, जर्मनी और फ्रांस जो है इस ईंधन की कीमत से बहुत ज्यादा प्रभावित है। ठीक है, आपके देशों में क्योंकि क्या हो गया है, अभी भी मुद्रास्फीति ज्यादा है, मुद्रास्फीति उच्च है, तो आपके जो केंद्रीय बैंक हैं उनकी नीतियां क्या हैं, अभी भी वो ऋण या फिर जो मनी की सप्लाई होती है, जो आपके यहां वित्त की आपूर्ति होती है, उसको वो नियंत्रित किए हुए हैं। ये तो आपको मैंने इतनी बार पढ़ाया है कि अगर मुद्रास्फीति ज्यादा होती है तो केंद्रीय बैंक आमतौर पर क्या करता है, आपके देश में जो मुद्रा की आपूर्ति होती है, जो लिक्विडिटी होती है, उसको कम करने की कोशिश करता है। वो अब भी हो रहा है, तो आपके यहां लिक्विडिटी घट रही है। ठीक है, मुद्रास्फीति आपके यहां ऊंची बनी हुई है, उत्पादन में आपके यहां गिरावट हो रही है, तो निश्चित तौर पे दुनिया की जो आर्थिक वृद्धि है वो रिकवर थोड़ी बहुत ही करी है, ज्यादा नहीं करी है। और निश्चित तौर पे मुद्रास्फीति क्योंकि ज्यादा है, तो इस बात की संभावनाएं हैं, एक अमेरिका को आप छोड़ दीजिए जहां पे शायद फेड अब आगे रेट नहीं बढ़ाएगा, ऐसा उसने कहा है, लेकिन बाकी दुनिया में इस बात की संभावना है कि मुद्रा की, माफ कीजिएगा, वित्त की जो आपूर्ति है, लिक्विडिटी की, अर्थव्यवस्था में तरलता यानी कि पैसे की जो उपलब्धता है, वो और कम होने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बैंक जो है इसकी लगाम और कसने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ब्लैक सी इनिशिएटिव पर रूस ने आक्रमण कर दिया है, आपको मैंने बता ही दिया। अभी जिसको पता नहीं है क्या है, 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया है, क्लास आप रोज देखोगे तो ये चीजें समझ में आएंगी। इसीलिए क्लासेस की कंसिस्टेंसी जरूरी है, हफ्ते में 1-2 दिन देखने आओगे तो कई सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी कि ये क्या था, लेकिन अब मैं पहले पढ़ा चुका हूं ब्लैक सी इनिशिएटिव, अभी 2-3 दिन पहले ही बताया था कि यूक्रेन को एक रास्ता दिया गया था जहां से वो अनाज का निर्यात कर पा रहा था, रूस ने कहा था उस पर हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन रूस ने कर दिया। ठीक है, तो ब्लैक सी इनिशिएटिव पे रूस ने आक्रमण कर दिया। अभी 2 दिन पहले आपको पढ़ाया था भारत ने भी चावल के निर्यात पे प्रतिबंध लगाया है। तो इससे क्या है, देशों की खाद्य सुरक्षा भी अब खतरे में आ गई है। तो कुल मिला के मुद्दा यह है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हमें क्या बताता है कि जैसी दुनिया कुछ समय पहले थी उससे बेहतर हो गई है।
हमारी आर्थिक वृद्धि उससे बेहतर होगी, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हम खतरों से पूरी तरह बाहर निकल गए हैं, अब तो सब एकदम ठीक हो गया है, अब तो सब बढ़िया चलेगा, तो अभी भी आपकी सोच गलत है। अभी भी हम पे बहुत ज्यादा खतरे हैं और दुनिया की सरकारों को, दुनिया के बैंकों को, दुनिया के आर्थिक संस्थानों को इस बात को लेके केयरफुल होना पड़ेगा, इस बात को लेके बहुत सतर्क, बहुत गंभीर होना पड़ेगा। ठीक है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हमको बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यार ये प्रताप भानु मेहता ने लिखा है और इजराइल के बारे में है ये, लेकिन एक जनरल आर्टिकल है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रताप भानु मेहता मेरे ख्याल से भारत में जो जीवित पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो लोग मतलब अलग अलग मुद्दों पे विचार रखते हैं, लिखते हैं, जो कि किसी देश के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, किसी समाज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, प्रताप भानु मेहता मेरे विचार में भारत में जीवित जो लोग हैं, जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण, अगर एक नहीं कह सकते आप, तो अगर 5 सबसे महत्वपूर्ण पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स की आप लिस्ट बनाओ भारत में, तो प्रताप भानु मेहता उसमें आएंगे निश्चित तौर पे। ठीक है, तो प्रताप भानु मेहता ये कहते हैं कि यार इजराइल का जो वहां पे हुआ है, जो आपको कल पढ़ाया था कि वहां की सरकार ने, नेतन्याहू सरकार ने क्या किया कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अधिकार कम कर दिए, बेसिकली निरंकुश तानाशाही सरकार की ओर वो बनने की ओर आगे बढ़ गए। तो प्रताप भानु मेहता ये कहते हैं कि इसमें आप जो है, आप इस बात को समझें कि ये केवल मामला इतना सा नहीं है कि इजराइल में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में विवाद था तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पे थोड़े से प्रतिबंध लगा दिए। मामला केवल इतना नहीं है, मामला इससे ज्यादा है, मामले की गहराई इससे ज्यादा है, मामले को इससे ज्यादा समझने की आवश्यकता है। यह प्रताप भानु मेहता कहते हैं। वो कहते हैं आधुनिक राष्ट्र की संकल्पना जो है उसमें जब धर्म और संस्कृति का प्रवेश होता है तो यह टकराव जो है वो अक्सर इस तरह से ही बाहर निकलता है। ठीक है, इसको समझ लीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा है, इसके लिए बड़ी रिसर्च भी करके आया हूं मैं, मतलब मैंने बहुत सारी और चीजें आपको बताऊंगा जो अखबार में नहीं लिखी है इसमें। ठीक है, तो अब जैसे वो बताते हैं कि इजराइल कैसे शुरू हुआ, इजराइल जो देश बना, यूरोप जो है वो जूस पे जो अत्याचार करता था उसके जवाब में इजराइल बना था। इजराइल में जूस रहते हैं और अगर आप जूस को देखें, आमतौर पर जूस को अगर आप देखेंगे तो वो लोग जो होते हैं बड़े धार्मिक होते हैं, धार्मिक बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत ज्यादा अपनी धार्मिक प्रैक्टिसेस करते हैं, अपने समाज के अंदर ही विवाह करते हैं और बहुत ज्यादा धार्मिक पवित्रता को वो लोग मानते हैं कि भाई, जैसे इजराइल में आप देखेंगे जो नागरिकता का भी जो कॉन्सेप्ट है, इजराइल में नागरिकता इट फ्लोज विद द ब्लड, मतलब अगर आप एक इजरायली मां के पुत्र हैं तो आप स्वतः ही इजराइल के नागरिक हैं। ठीक है, तो वहां पे बड़े ये चीज ध्यान रखी जाती है कि भाई एक जो हमारी धार्मिक शुद्धता है वो एक बनी रहे, ये जो उनका कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया। जब इजराइल एक देश बना तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे यहां लोग ज्यूज ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब भी जो कि काफी परंपरावादी भी हैं, रूढ़िवादी भी हैं, लेकिन तब भी हम जिस राष्ट्र की संकल्पना कर रहे हैं, जो हम एक स्वतंत्र देश बना रहे हैं, यह देश जो है यह धर्मनिरपेक्ष होगा, यह देश केवल जूस का देश नहीं होगा। ठीक है, इस देश में हम धर्मनिरपेक्षता रखेंगे, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे, हम देश में सभी को बराबर अवसर प्रदान करेंगे, लगभग भारत जैसा। कि भारत में भी आप देखोगे कि बहुत बड़ी आबादी जो थी वो हिंदू थी, अभी भी है, और लेकिन तब भी भारत के नेताओं ने तय किया कि हम जो है हिंदू राष्ट्र नहीं बनेंगे, हम एक धर्मनिरपेक्ष देश बनेंगे। बाजू में पाकिस्तान जैसा बन रहा है बनने दो, हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, हम सभी धर्मों को बराबर का अवसर देंगे। और यही इजराइल का जो मॉडल था, उसने बहुत सारे देशों के लिए एग्जाम्पल सेट किया कि आप एक धर्म से जुड़े देश होकर भी धर्मनिरपेक्ष हो सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इजराइल ने मॉडल सेट किया, इजराइल बन गया, इजराइल चलने लगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो होता क्या है, देखो, आर्थिक प्रगति हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं है, आर्थिक प्रगति हो गई, लेकिन यार होता क्या है, देखो इस बात को समझो, एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको ध्यान से सुनना अभी। ठीक है, आप कोई टाइप पाइप नहीं करो, ध्यान से सुनना। एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको कहते हैं प्रेफरेंस फॉल्सिफिकेशन। प्रेफरेंस फॉल्सिफिकेशन। तो एक समाजशास्त्री है तिमुर कुरान। तिमुर कुरान नाम के एक समाजशास्त्री हैं, मेरे ख्याल से तुर्की के थे, टर्की के हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी पब्लिक लाइज प्राइवेट ट्रूथ्स। ठीक है, किताब का नाम था पब्लिक लाइज प्राइवेट ट्रूथ्स। इस किताब में ये क्या बताते हैं, तिमुर कुरान साहब ये कहते हैं कि
उनका सब्जेक्ट मैटर अलग था। वो क्या कह रहे थे कि लोग जो हैं वोट देके कहीं और आते हैं, बताते कहीं और हैं। तो तिमुर कुरान साहब इसकी बात कर रहे थे कि लोग जो हैं वोट देते किसी और को हैं, लेकिन आके आप उनसे सर्वे करो कि यार आप किसको वोट दे के, तो लोग बताते कुछ और हैं। वो कह रहे थे इसीलिए ये जो ओपिनियन पोल वगैरह होते हैं ये गलत निकल जाते हैं कई बार। तो इसके लिए तिमुर कुरान का एक कॉन्सेप्ट है प्रेफरेंस फॉल्सिफिकेशन। प्रेफरेंस फॉल्सिफिकेशन बेटा क्या होता है कि जहां पे आप एक विचार को मानते हो कि यार ये मेरा विचार है, लेकिन आपको यह पता है कि सभ्य समाज में यह विचार जो है इसको कहना ज्यादा फैशनेबल नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे, ठीक है, अभी इस क्लास में बैठी जनता में से ऐसे बहुत लोग होंगे जिनके दिमाग में यह विचार होगा कि यार जातिवादी व्यवस्था बहुत सही व्यवस्था है। ऐसे लोग होंगे आप में से, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं। लेकिन आप यह बात पब्लिकली नहीं कहोगे। अगर मैं अभी आपसे कहूं कि कौन कौन ऐसा सोचता है, तो कोई नहीं कहेगा कि मैं ऐसा सोचता हूं, या मतलब हो सकता है आप कहने भी लगे हो। इस पे भी आऊंगा कि आजकल लोग कहने क्यों लगे हैं। लेकिन आप ये मान के चलो कम से कम आज से 10-12 साल पहले आप ऐसा कभी पब्लिकली नहीं कहते। प्राइवेटली आप ऐसा सोचते हो कि यार है तो सही, सिस्टम तो वही ठीक था, है ना। लेकिन आपको लगता है कि यार अगर मैं ये बोलूंगा तो मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। तो आप क्या करते हो, अपने विचारों को प्रेफरेंस के हिसाब से, लोग जैसा प्रेफर करते हैं उसके अनुसार आप अपने विचारों को परिवर्तित करके प्रस्तुत करते हो। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या पब्लिकली मिलोगे तो कहोगे हाँ 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 सब बराबर होने चाहिए, जातिवाद बहुत खराब है। लेकिन प्राइवेटली आप बोलोगे यार ये तो दलित है, इसे मैं घर में नहीं घुसने दूंगा, इसको मैं किचन में नहीं घुसने दूंगा, इससे मैं खाना नहीं बनवाऊंगा, इसके घर का खाना मैं नहीं खाऊंगा। ये सारी चीजें आप करते हो। तो आपकी पब्लिक ट्रूथ जो है, आप जो पब्लिकली कह रहे हो वो झूठ है, जो आप प्राइवेटली कर रहे हो वो सत्य है। उन दोनों में फर्क होता है, इसको कहते हैं प्रेफरेंस फॉल्सिफिकेशन। तो बेटा जब भी कोई बेहद धार्मिक देश एक लिबरल डेमोक्रेसी बनता है, एक उदारवादी राष्ट्रवाद अपनाता है, जैसे इजराइल में था, वहां पे क्या होता है, लोगों के दिल में यह बात तो रह गई कि यार उदारवाद ठीक है लेकिन हमारा धर्म बेहतर है ना, हमारा धर्म बेहतर है, हमारी परंपराएं बेहतर हैं। ये जो फिलिस्तीनी बसे हुए हैं ये लोग जो है इनको मारना बेहतर है, इन पर अत्याचार करना बेहतर है। लोगों के दिमाग में ये रह गया। ठीक है, तो पूरा देश जो है सार्वजनिक तौर पे प्रेफरेंस फॉल्सिफिकेशन करता चला गया। ठीक है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे सोशल मीडिया इत्यादि के द्वारा क्या होता है, एक दिन लोगों को रियलाइज होता है कि यार ऐसा मैं अकेला नहीं सोचता, ऐसा तो बहुत लोग सोचते हैं। कि मैं सोच रहा था कि जातिवाद ठीक है, लेकिन ये खाली मैं नहीं था, बहुत लोग हैं ऐसे। तो आपने फेसबुक पर डाला प्राउड टू बी एक जाति लिख के, और आपने देखा बहुत लोगों ने लिख दिया, तो आपको लगा ओ अच्छा, मतलब इसको ऐसे बात का भी समर्थन करने वाले लोग हैं। तो फिर आपका प्रेफरेंस फॉल्सिफिकेशन का जो एक कवर होता है, आवरण होता है, वो हट जाता है, और आप खुल के अपने जो एक दुर्दांत रूप होता है उसमें आप निकल के आ जाते हो, और आप खुल के सोशल मीडिया पे नफरत फैलाने लगते हो, जैसा आजकल हजारों लाखों लोग फैला रहे हैं, करोड़ों लोग फैला रहे हैं, है ना। यही मैं बोलता हूं हमेशा कि देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि अब इजराइल की बात हो रही है, तो इजराइल में भी क्या हुआ, सैद्धांतिक तौर पर फिलिस्तीनियों का उत्पीड़न जो है ये मुख्य आधार था, लेकिन लोग जो है इसको खुल के कहते नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आना शुरू हुआ कि यार कह सकते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ठीक है, और जब ऐसा होता है तो आप क्या करते हो, जो उदारवादी राष्ट्रवाद होता है, जो कि भाई सबको मिला के चलो उदारवादी जो होता है, आप उसे कमजोर कहना शुरू कर देते हो। आप ये कहते हो कि वो निर्णायक नहीं है। क्लासिक एग्जाम्पल आप इससे जुड़ा हुआ भारत में ले सकते हो ना, क्लासिक एग्जाम्पल आप भारत में ले सकते हो कि भाई भारत में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने आपको कल परसों रंग दे बसंती जैसे फिल्म का एग्जाम्पल दिया था कि उस साल वो फिल्म बन गई थी 2004 में शायद, अब आप उस फिल्म को नहीं बना सकते। ठीक है, ऐसे ही आप अब खुल के एक धर्म के प्रति, एक जाति के प्रति हिंसा की बातें आप खुल के सोशल मीडिया पे आज कर लेते हो कि नहीं कर लेते? आप खोल के देखो ट्विटर को, फेसबुक को, भरा पड़ा है कि एक धर्म के प्रति, कि इस धर्म के साथ हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। एक बार सोच के देखो, 12 साल पहले, 14 साल पहले, 15 साल पहले क्या आप ऐसा लिख भी सकते थे? क्या आप सार्वजनिक स्थानों पर आप ऐसा बोल भी सकते थे? नहीं बोल सकते थे। कोई आपको, लेकिन क्योंकि आपको लगता था कि यार लोग बुरा मानेंगे, बुरा लगता है, ये सब नहीं बोलना चाहिए। अब आपको लग गया कि नहीं यार, लोग ऐसा कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूं। तो आप अंदर से ये विचार था,
ये मैं हमेशा मेरे मित्रों को बताता हूं जिनसे मैं चर्चा करता हूं कि यार ये जो भारत का जो सांप्रदायिक एक एलिमेंट है, ये ऐसा नहीं है कि नया नया विकसित हुआ है, ये था हमेशा से। अभी लोगों को ये दिखना शुरू हो गया है कि हाँ यार ये तो कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, ये तो हम खुल के कर सकते हैं। हम खुल के कह सकते हैं कि कोई जो गाय की तस्करी करेगा उसको हम गोली मार देंगे, उसकी हम हत्या कर देंगे, हत्या जायज है, ये हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई व्यक्ति जिस पर एक महिला के गैंगरेप का आरोप है, उसको जेल से छूटने पे हम उसका स्वागत कर सकते हैं, उसको मालाएं पहना सकते हैं, भारत सरकार के मंत्री उनका स्वागत कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। ये कहा जा सकता है कि क्योंकि वो एक जाति विशेष के हैं तो ये अच्छे लोग हैं, इसलिए हमने उनका स्वागत किया, ये कहा जा सकता है। आज से 20 साल पहले आप ये कह ही नहीं सकते थे, क्योंकि आप एक दिमाग में आपके हमेशा से था, आप कह नहीं सकते थे। प्रेफरेंस फॉल्सिफिकेशन आप तब करते थे। तो उसमें क्या होता है, जो उदारवादी लोग होते हैं उनको आप कहते हो अरे तुम कमजोर हो, ठीक है, कि तुम कमजोर हो, तुम डिसाइसिव नहीं हो। देखो, निर्णायक काम होना चाहिए, नेता निर्णायक होना चाहिए, सरकार निर्णायक होनी चाहिए। तुम लोग कमजोर सरकार चलाते थे, तुम लोग जो हो कमजोर हो। तो यह चीज आपको इजराइल में भी अब देखने को मिल रही है, ऐसा प्रताप भानु मेहता कहते हैं। तो इससे क्या होता है, नए कट्टरवादी समाज का उदय होता है, जैसे इजराइल में हुआ है। अब मैं कह नहीं रहा हूं, लेकिन आप सभी भारत के साथ भी इसको जोड़ सकते हैं। आर्थिक विकास जो है इसको नियंत्रित नहीं कर पाता। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आर्थिक विकास जो है उससे कट्टरता का रुक जाएगी, तो आपको गलत लगता है। आर्थिक विकास जो है वो कट्टरता को रोकने में अक्षम पहले भी रही है, अब भी रही है, ठीक है। तो प्रताप भानु मेहता ये कहते हैं कि भाई राष्ट्रवाद में आपके राष्ट्र की जो संकल्पना है उसमें अगर सांस्कृतिक मुद्दों को आप आने दोगे तो आपके यहां का उदारवाद का खत्म होना तय है। आपकी दुनिया की व्यवस्थाओं का उदारवाद जो है वो इस हमले को नहीं सह पाएगा, ये प्रताप भानु मेहता कहते हैं। चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो भारत हो, कोई भी देश हो, आपने कितना भी उसको धर्मनिरपेक्ष बनाया हो, अगर आप राजनीति में सांस्कृतिक, अगर आप राष्ट्रवाद में संस्कृति को आने दोगे कि यार गाय को हम पवित्र मानेंगे, ये हमारे राष्ट्रवाद का हिस्सा है, तो फिर आपका उदारवाद धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। यह प्रताप भानु मेहता का आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। आप में से कई लोग सहमत होंगे, आप में से कई लोग सहमत नहीं होंगे, वो आपकी इच्छा है। आप मानते हैं तो मानिए, नहीं मानते हैं तो मत मानिए, पढ़ाना मेरा काम, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो अब ये क्या कहते हैं कि भाई अब जैसे, हाँ अच्छा, ये अभी इसमें एक पॉइंट और रह गया कि अब जैसे ज्यादा ज्यादा, अब ये जो होगा आपका अधिक है ये, कि अब ये आपके यहां नया कट्टर समाज बना, उदारवाद खत्म हो गया। आप कह रहे उदारवाद तो कमजोर था, ये कहेगा हम ज्यादा निर्णायक बनेंगे, हम ज्यादा निर्णायक तरीके से काम करेंगे। तो आप क्या मांगोगे, आप ज्यादा शक्तियां मांगोगे, हमें और शक्ति चाहिए। तो इजराइल में क्या हुआ, इसके लिए आपने न्यायपालिका कमजोर कर दी। भारत में क्या हुआ, इसके लिए संसद कमजोर हो गई। आपको अभी पढ़ाया 2 आर्टिकल पहले ही कि संसद कमजोर हो गए, संसद की इंपॉर्टेंस ही नहीं रह गई। पहले कोई प्रधानमंत्री विदेश दौरा करके आता था तो संसद में बताता था कि हमने क्या किया। ये एक परंपरा रही है भारत की कि अगर प्रधानमंत्री या कोई मंत्री कोई बड़ा विदेश दौरा करके आते थे तो आके संसद को सूचित करते थे कि भाई हम इस दौरे पे गए, ये हमने अग्रीमेंट साइन किए, ये सब किया। होता है क्या ऐसा कुछ भी, आपने देखा है कभी? मैं ये नहीं कह रहा दौरे सफल नहीं हो रहे, लेकिन सफल दौरों की भी सूचना हम संसद को नहीं देते क्योंकि संसद की महत्ता हमने कम कर दी है। तो अगर आपको ज्यादा निर्णायक सरकार चाहिए तो उसको आपको ज्यादा शक्ति देनी पड़ेगी। यही प्रताप भानु मेहता कहते हैं। यहीं से लोकतंत्र का जो शरण है, लोकतंत्र की जो एक हानि है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। चलिए, ओके, टाइम भी हो चला जल्दी जल्दी, तो ये है। चलिए भाई, ये बिजनेस लाइन से आर्टिकल है, इसी से मिलता जुलता एक आर्टिकल जो है वो इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था यूरोप की नीतियों पर, लेकिन मुझे बिजनेस लाइन का आर्टिकल जो है वो ज्यादा स्पष्ट लगा, ज्यादा सरल लगा, ज्यादा महत्वपूर्ण लगा, तो मैं बिजनेस लाइन का पढ़ा रहा हूं। आप में से अगर कोई इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है तो इंडियन एक्सप्रेस में भी आज ये आर्टिकल आया है, कहां है इंडियन एक्सप्रेस, सॉरी हिंदू में आया, माफ कीजिएगा, इंडियन एक्सप्रेस ने हिंदू में एक आर्टिकल आया है। क्या नाम है उनका, किसी एक लेखिका ने लिखा है वो आर्टिकल, आप हिंदू वाला भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं बिजनेस लाइन वाला आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे को यह ज्यादा स्पष्ट लगा। तो यूरोप ने क्या, देखिए दुनिया में इस समय व्यापार, आपको मैं कई बार बता चुका कि जो आपसी व्यापार है, पारस्परिक व्यापार है, वो बहुत महत्वपूर्ण है ना, ये बात सही है। लेकिन आपको याद होगा, आपको मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था कि यार यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपीय संघ जो है, वो पर्यावरण को लेके बड़ा गंभीर है ना। वो पर्यावरण के संरक्षण को लेके जो उनके मांगे हैं, जो उनका स्टैंडर्ड है, उसको लेके वो बहुत गंभीर है, और उसको परिवर्तित करने को लेके या उसको उसमें थोड़ी बहुत छूट देने को वो आमतौर पे तैयार नहीं हो रहा है। तो यह आर्टिकल जो है ये यूरोपियन यूनियन पे क्या आरोप लगाता है कि वो कर क्या रहे हैं, अपने उद्योगों को तो अतिरिक्त सुविधाएं दे रहे हैं और बाहरी उद्योगों पर टैरिफ लगा रहे हैं।
कौन सा संस्थान याद आया ये सुनते ही आपको? क्या संस्थान याद आया? WTO याद आया कि नहीं आया? कम से कम 10 बार पढ़ा चुका हूं अलग अलग सेशंस में। अगर याद नहीं आया तो आप लोग खाली पढ़ते हो, लेक्चर को मनोरंजन के लिए सुनते हो, उसके बाद भूल जाते हो। जिसको WTO याद नहीं आया उसके रिवीजन में बड़ी प्रॉब्लम है भाई। ये WTO यही तो करता है, कोशिश करता है कि देश ऐसा ना करे कि अपने यहां के उत्पादकों को अतिरिक्त सुविधाएं दें और बाहर के उत्पादकों को कोई सुविधा ना दें, उनको प्रताड़ित करें, उनके साथ भेदभाव करें। लेकिन यूरोप पर यह आरोप लगा है कि पर्यावरण के नाम पर, पर्यावरणीय कंसर्न्स के नाम पर यूरोप क्या कर रहा है, और केवल पर्यावरण नहीं है, जनरली पूरे विदेशी व्यापार में यूरोप एक तो क्या कर रहा है, बहुत कठोर पर्यावरणीय मानदंड लगा रहा है। अब यार देखो, पर्यावरणीय मानदंड पूरे विश्व के लिए अभी निर्धारित तो हुए नहीं है, यूरोप ने अपने लिए अलग से बना लिए। अब उनके यहां की कंपनियां ये फॉलो करती होंगी, भारत की तो नहीं करती, या दूसरे देशों की तो नहीं करती हैं। तो अगर वो नहीं करती हैं तो बाकी देशों के लिए ये भेदभावपूर्ण हो गया, ठीक है। और इसके अलावा सब्सिडी इत्यादि भी वो अपने देश में दे रहा है, दूसरे देश में नजर रखना चाहता है। जैसे क्या है बताते, 4-5 एग्जांपल देता है बिजनेस लाइन कि यूरोपियन यूनियन एक लाई है डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, यानी कि भैया अगर आपकी एक कंपनी है, आप यूरोपियन यूनियन के देशों को सामान बेच रहे हो, तो आपको यह सिद्ध करना होगा कि जो भी उत्पादन आप कर रहे हो जंगल काटकर नहीं बने हैं। आपको यह एविडेंस देना होगा कि आपके सामान के उत्पादन के लिए जो भी जमीन चाहिए, जो भी संसाधन चाहिए, वो वनों को काटकर नहीं बने हैं। अब यार मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, भारत में कई बार वनों को काटकर खेती के लिए जमीन बनाई जाती है, कई बार कॉमर्शियल क्रॉपिंग जो होती है, आप में से कई लोग होंगे उन क्षेत्रों से जहां पर कॉमर्शियल फसलें होती हैं, सोयाबीन जैसी, वो आमतौर पर जंगलों को काटकर ही उसके लिए खेत तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो अब आप वो नहीं कर पाओगे, तो वन ना कटे, ये एक उन्होंने अपने लिए रेगुलेशन बना लिया है कि ऐसे किसी जगह से हम जो है आयात नहीं करेंगे जहां पे जंगलों को काटा गया है, ऐसी किसी कंपनी से हम व्यापार नहीं करेंगे। इसके अलावा वो क्या कहते हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CABM, बहुत महत्वपूर्ण इनका एक बिल है। एक बार पहले भी पढ़ा चुका हूं, आगे फिर पढ़ाऊंगा आपको मैं, ये चिंता नहीं करना, बहुत आगे न्यूज आएगी CABM पे, आगे बहुत बार पढ़ेंगे हम CABM को। CABM पे क्या कहते हैं कि भैया आप जो कंपनी है, जैसे फिर भाई मेरी एक कंपनी है, मैं यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार करना चाहता हूं, तो मुझे अपनी कंपनी का उत्सर्जन का डेटा यूरोपियन यूनियन को देना पड़ेगा कि मेरी कंपनी से कितना उत्सर्जन हो रहा है, मेरी कंपनी कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कितना मीथेन, कितना तमाम गैसें छोड़ रही है, यह आंकड़ा मुझे यूरोपियन यूनियन को देना पड़ेगा। और अगर यह आंकड़ा मैं नहीं दूंगा तो बहुत भारी टैरिफ जो है मेरी कंपनी पर लगेगा। अब यार फिर वही बात है कि ये नियम कायदे जो हैं ये बाकी देशों में उतने तत्परता के साथ लागू नहीं है। अक्सर कंपनियां जो होती हैं वो अपने यहां के उत्सर्जन की जांच करती ही नहीं है, या फिर इसके लिए उन्होंने कोई मैकेनिज्म, कोई व्यवस्था बनाई ही नहीं है। तो ये एक अतिरिक्त बोझ जो है, ये एक अतिरिक्त काम जो है संस्थानों पर डाल दिया गया है। इसके अलावा शिपिंग जो है, शिपिंग को भी उत्सर्जन मानकों के अधीन कर दिया गया है कि शिपिंग यानी कि जो जहाज हैं जो सामान लेके जाते हैं वो किस तरह का ईंधन यूज कर रहे हैं, उस ईंधन से कितना पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है, उसके भी उत्सर्जन मानक अब यूरोपियन यूनियन चेक करेगा। तो यह भी एक चीज उन्होंने अपने में ऐड कर दी है। इसके अलावा बाकी देशों की सब्सिडियों पे वो नजर रखे हुए हैं कि व्यापार में कोई विकृति ना होने पाए, कि भाई अगर कोई देश जो है वो जरूरत से ज्यादा सब्सिडी दे रहा है, या फिर जितनी सब्सिडी यूरोपियन यूनियन को ठीक लगती है उससे ज्यादा सब्सिडी अगर कोई देश देने की कोशिश कर रहा है तो उस पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जर्मनी क्या कर रहा है, निर्यातक देश की श्रम स्थितियों पर भी कानून बना रहा है। यानी कि जर्मनी क्या कह रहा है कि भैया हम आपके यहां से मान लो कोई चीज आयात कर रहे हैं, तो आपको हमें यह बताना पड़ेगा कि आप अपने श्रमिकों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। आपके यहां कोई बंधुआ श्रमिक तो नहीं है, क्या कोई ऐसे श्रमिक हैं जिनको एक स्तर से कम वेतन मिलता है, श्रमिकों के स्वास्थ्य का क्या इंतजाम है, श्रमिकों को किस प्रकार की जीवन सुविधाएं दी गई हैं, यह आपको बताना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके साथ हम व्यापार नहीं कर पाएंगे। अब इसमें समस्या क्या होती है, हालांकि मानवीय दृष्टिकोण से सुनने में ठीक लगता है, लेकिन हर देश में जो एक स्तर होता है वो अलग अलग होता है। यार विकसित देशों का श्रमिकों का ट्रीटमेंट जो है उसका स्तर अलग है, विकासशील देशों में जहां बेहद ज्यादा गरीबी है वहां श्रमिकों के ट्रीटमेंट का स्तर अलग है, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में कंपेयर करना बहुत सही कदम एक नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वैसे भी देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम चाहते हैं कि वैश्विक व्यापार बढ़े, हमारी इच्छा यह है, हम सभी ये चाहते हैं कि वैश्विक व्यापार बढ़े। और वैश्विक व्यापार, कोई भी ये नहीं चाहता कि
पर्यावरण का बहुत नुकसान हो या श्रमिकों की स्थिति बहुत खराब हो, कोई भी देश ये नहीं चाहता। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वैश्विक व्यापार के लिए नियमों की एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन अपने लिए कुछ अलग नियम बना ले और कह दे यार हम तो इन्हीं नियमों के साथ काम करेंगे, आपको जो करना है कर लो। तो यार फिर क्या है, फिर तो दुनिया में कोई भी देश कैसे भी नियम बना लेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को एक तरफ से इसमें दखल देना चाहिए और यह प्रयास करना चाहिए कि जो नियम है उन नियमों की किसी ना किसी प्रकार से एक रूपता जो है वो बनी रहे, वो सुनिश्चित रहे। इसका ध्यान हमको रखने की आवश्यकता है ताकि विदेशी जो एक व्यापार है वो व्यापार किसी भी तरह से बाधित ना होने पाए। क्वेश्चन अभी करेंगे। क्वेश्चंस के पहले P2I बैच जो है शुरू हो रहा है, शुरू हो चुका है 22 तारीख से शाम 6 बजे से। 31 जुलाई लास्ट डेट है, तो अभी 4 दिन रह गए हैं आपके पास एनरोल करने के लिए। शाम 6 बजे क्लास होती है। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो आपकी क्लास अब छूटनी स्टार्ट हो रही है। जो क्लास छूट जाएगी उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, याद रखिएगा आप। रिकॉर्डिंग आप पता देख सकते हैं। P2I बैच है, प्रारंभिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक के स्तर का पूरा आपको तैयारी इसमें कराया जाएगा। प्रीलिम्स की तैयारी होगी आपकी जनवरी तक, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की मिला के। जनवरी के बाद केवल प्री की तैयारी होगी। SIP बैच जो होता है आपका वो चलेगा और उसके बाद फिर आपको दिल्ली बुलाया जाएगा मेंस की तैयारी के लिए, जहां पे आपको रेसिडेंशियल तरीके से तैयारी की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, बहुत ही यूनिक बैच है। आपको सारी सुविधाएं जो भी आपको तैयारी के लिए चाहिए सब कुछ इसमें मिलेगा। आपकी टेस्ट सीरीज, आपके MCQ प्रैक्टिस, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो भी आप लिखोगे उसका इवैल्यूएशन करके भी आपको मेंटोर 24 घंटे के अंदर देगा। किताबें मिलेंगी, मतलब आपकी कंप्लीट तैयारी इसमें कराई जाएगी। तो आप इससे अगर अब तक जुड़े नहीं हैं और आप गंभीर हैं 2024 या 2025 को लेके, तो आप AJ लाइव कोड लगाइए, मेरे नाम पे आधारित है अतुल जैन, और 29,999 रुपए में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। हिंदी भाषा में भी ये है। अगर आप बाइलिंगुअल हैं, अपने मीडियम को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो आप बाइलिंगुअल बैच ले सकते हैं। अंग्रेजी भाषा, वैसे मुझे लगता है अंग्रेजी भाषा वाले शायद ये कार्यक्रम नहीं देखते होंगे, लेकिन तब भी अगर आप इंग्लिश मीडियम में भी लेना चाहते हैं जिसमें केवल इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, वो बैच भी आप ले सकते हैं। तीनों बैचेस आप AJ लाइव कोड लगा के 29,999 में पा सकते हैं। याद रखिए, ये वाला बैच 31 जुलाई को बंद हो जाएगा, उसके बाद आपको फिर अगले बैचेस में जुड़ना पड़ेगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मेरे साथ संपर्क करना चाहते हैं, कोई डाउट पूछना चाहते हैं, तो अतुल जैन UPSC गाइडेंस मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहां पे इस क्लास की प्रेजेंटेशन आएगी। अतुल_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। atul.jain@studiiq.com मेरा ईमेल ID है। इन तरीकों से आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। चलिए एक बार जल्दी से आपके आज के प्रश्न देख लें। आज के प्रश्न क्या है? गैलप वर्ल्ड पोल के अनुसार निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, गैलप वर्ल्ड पोल पे आधारित ही सवाल है। सीधा सीधा आय और संतुष्टि का सीधा संबंध है। क्या ऐसा है? नहीं है। आय के बढ़ने से संतुष्टि नहीं बढ़ी, ये हमने पाया, तो पहला कथन गलत हो गया। महिलाओं की संतुष्टि पुरुषों से कम है, बिल्कुल सही बात है। जहां पर भी उत्पीड़न दिखा, जैसे महिलाएं हैं, माइनॉरिटीज हो गई, पिछड़ी जातियां हो गई, जिनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया गया, आमतौर पे उनकी जो संतुष्टि है वो कम पाई गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से सत्य कथन पहचानिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को विश्व बैंक निकालता है, सही है क्या? नहीं, वर्ल्ड बैंक नहीं निकालता, IMF निकालता है। ठीक है, IMF निकालता है, वर्ल्ड बैंक नहीं है। ये संस्थान याद रखिएगा, संस्थान पे सवाल पूछे जाते हैं, अक्सर गलत हो जाते हैं। इसके अनुसार विश्व की अर्थव्यवस्था में 3% की गिरावट आने की संभावना है। नहीं, 3% सही है, लेकिन 3% की वृद्धि की संभावना, गिरावट की संभावना नहीं है, वृद्धि की संभावना है। तो आपके दोनों कथन यहां पर गलत हो गए। ठीक है, चलिए आज का सब्जेक्टिव प्रश्न थोड़ा सा जटिल है, क्योंकि प्रताप भानु मेहता वाले आर्टिकल पे आधारित है। कोशिश कीजिएगा, कई बार ऐसे फिलोसॉफिकल सवाल आते हैं, अगर आप ऐसे सवालों के उत्तर लिखेंगे तो आपको निबंध में बड़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि आजकल एस्से के टॉपिक्स जो हो गए हैं UPSC में, सारे के सारे फिलोसॉफिकल हो गए हैं। तो इस तरह की चीजों पे लिखना शुरू कीजिए, ताकि आपको एस्से की भी तैयारी आपकी होनी शुरू हो। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है वो उदारवादी राष्ट्रवाद की समाप्ति का द्योतक है। उदाहरण सहित चर्चा कीजिए कि अगर आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अपना रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप उदारवादी राष्ट्रवाद को तिलांजलि दे रहे हैं, उसको आप बाय बाय कर रहे हैं, उसको आप समाप्त कर रहे हैं। ये आपको एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। प्रताप भानु मेहता वाले में आपको क्लियरली ये समझाया है मैंने, वही पॉइंट्स आपको बस लिख के दे देने हैं। एग्जाम्पल देना है, इजराइल का भी दे सकते हो, भारत का भी दे सकते हो, दोनों के भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यह आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है। मैं आग्रह करूंगा कमेंट्स में, लेक्चर खत्म होने के बाद कमेंट्स में आप इसका उत्तर लिखने का प्रयास करें, ताकि मैं आपको उसको मैं निश्चित तौर पे उस पर कमेंट्स करूंगा। ठीक है, चलिए
तो आज के लिए इतना ही यार। आज शाम मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलूंगा कल सुबह 10 बजे मैं आपसे मुलाकात करूंगा इकोनॉमिक्स के लेक्चर के साथ, और फिर एक बार दोबारा कल शाम 4 बजे मिलते हैं हिंदी में हिंदू के अगले एपिसोड के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और एक बार फिर मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।